हाँ जी। जय जिनेंद्र। दोस्तों, हमारा लीगल एप्टीट्यूड चल रहा है और लीगल एप्टीट्यूड में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। ये लीगल एप्टीट्यूड की 13th क्लास है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 10th क्लास है। आई थिंक इसके बाद 2 क्लासेस और लगेगी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी फिनिश्ड। ठीक है, हम लोगों ने चीज़ें डिटेल में की है और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि आप ये वीडियोस देखते रहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से बाहर क्वेश्चन पूछना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि हम ये सारी वीडियोस सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की अपने यूट्यूब चैनल दीप ज्ञान क्लासेस पर अपलोड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई भी स्टूडेंट्स इन्हें देख सकता है विदाउट पेइंग एनी फ़ी। नोट्स के लिए आपको हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, व्हाट्सअप ग्रुप, जिसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। और दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स कवर करूँगा मैं, राइट। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो साथ साथ आप करते रहिए, साथ साथ रिवाइज करते रहिए। मतलब उतना पार्ट आप अपना 100% प्रिपेयर्ड रखिए। आ जाइए जी। डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हम लोगों को स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो उन्हें देखे बिना ये वाली क्लास देखने का कोई यूज़ नहीं है। लो है, कंटिन्यूटी में चलता है। जो चीज़ प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस हो चुकी है वो समझोगे तभी आगे का समझ में आएगा। हाँ जी, डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि भैया कोई ऑफर देगा, कोई उसे एक्सेप्ट करेगा तो जी प्रोमिस बनेगा। प्रोमिस में अगर हम कंसिडरेशन ऐड करेंगे तो जी एग्रीमेंट बनेगा, राइट। एग्रीमेंट के अंदर अगर लीगल एनफोर्सेबिलिटी होगी तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, कहता है जी सेक्शन 10 ने बताया। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स कवर किए, प्लस कहता है जी हमने फ्लॉज कवर किए, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कमियां हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है जी कॉन्ट्रैक्ट में एक बार आपने एंटर कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो या तो वो डिस्चार्ज करोगे आप। डिस्चार्ज करने का मतलब जो अपना पार्ट है वो परफॉर्म करोगे आप और सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म करेगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। या फिर कोई ना कोई अपने पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे कि या तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर टर्मिनेशन होगा। अगर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों पार्टीज खुश, जो दोनों ने प्रॉमिस किया था वो पूरा किया, दोनों अपने अपने घर खुशी से बैठेंगे, राइट। जैसे ए और बी के बीच में प्रॉमिस हुआ था कि ए अपनी कार बी को 10 लाख रुपीज़ में देगा, तो ए ने बी को अपनी कार दे दी, बी ने ए को 10 लाख रुपीज़ दे दिए, बात ख़त्म। दोनों के बीच में अब कोई लीगल राइट से ऑब्लिगेशंस नहीं रहा, दोनों ने अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या है कि हो सकता है इन दोनों में से कोई अपना पार्ट परफॉर्म ना करे या ना कर पाए, राइट। तो एक तरफ तुम कहेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, बड़े सिंपल से वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को हम क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर पॉसिबिलिटी है कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो जाए। तो इन केसेस के अंदर पार्टीज चाहकर भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकती। बात समझ रहे हैं आप? भाई दो ही चीज हो सकती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा बाय द पार्टीज या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा तो दोनों अपनी अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से फ्री, दोनों अपने अपने घर खुश।
या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाएगा। टर्मिनेशन के केस में कहता है या तो जानबूझकर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, या फिर कहता है जी किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया। तो उस केस में पार्टीज चाहे तो भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकती, और उस केस में भी हम क्या कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। तो कुल मिलाकर दोनों ही केस में पार्टीज क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज। यहाँ पर बट ऑब्वियस सी बात है, यू कैन क्लेम द डैमेजेस, बट यहाँ पर डैमेजेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो केस टू केस डिपेंड करता है, क्योंकि अगर किसी भी पार्टी के का कोई फॉल्ट नहीं है, उसके बावजूद भी कहता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पॉसिबल हो गई जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। अब किसी पार्टी ने डिफॉल्ट तो नहीं किया, किसी पार्टी की गलती तो नहीं है, कहता है सिचुएशन चेंज हो गई, सिनेरियो चेंज हो गया, कुछ लॉ एंड ऑर्डर में चेंजेस आ गए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में चेंजेस हो गई, वॉर छिड़ गया हमारे कंट्री के बीच में और दूसरे कंट्री के बीच में, युद्ध हो गया, महाभारत हो गई। तो उस केस में पार्टीज़ क्या कर सकती है? तो अगर पार्टीज़ की गलती नहीं है तो भैया यू कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस। आप सिंपली पार्टी को ये कह सकते हो कि ठीक है, मैंने आपको जो बेनिफिट दिया, जो एडवांटेज दिया, वो मेरा वापस दे दो, बट यू कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस। तो डिपेंड करता है कि जो इम्पॉसिबिलिटी है, फ्रस्ट्रेशन है, इलीगलिटी है, अनलॉफुल है, ये चीज़ जो है वो पार्टीज़ ने इंटेंशनली प्लान किया है या पार्टीज़ इनोसेंट है। अगर पार्टीज़ इनोसेंट है तो यू कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस। हाँ, इंटेंशनली प्लान किया है कुछ ना कुछ, और उस प्लानिंग की वजह से चीज़ें इम्पॉसिबल हो गई, या चीज़ें फ्रस्ट्रेट हो गई, या चीज़ें इलीगल बन गई, या चीज़ें अनलॉफुल बन गई, तो कहता है देन यू कैन क्लेम द डैमेजेस। ठीक है, तो कुल मिला के डैमेजेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहता है डिस्चार्ज तो हो जाएगी ना पार्टीज, तो इसलिए हमने क्या कहा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर आपकी बुक में भी दिया हुआ है और मेरे नोट्स में भी दिया हुआ है कि हमारे पास जी इन सारे वेज में एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जा सकता है। कैसे? कहता है पहला तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दो, जो दोनों पार्टीज़ की ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। या फिर म्यूचुअल कंसेंट और बाय एग्रीमेंट। अब जी म्यूचुअल कंसेंट से पार्टीज़ एक दूसरे को फ्री कर दे कि भाई तू भी अपना पार्ट परफॉर्म मत कर, मैं भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करूँगा, तो दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे को फ्री कर दिया। या जो पुराना एग्रीमेंट था उसके बदले नया एग्रीमेंट बना लिया। जैसे मान के चलिए कि आप मेरे पास आते हैं मेरा एक रूम रेंट पे लेने के लिए, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है क्या, कि मैं आपको अपना रूम रेंट पे दूंगा, बदले में आप मुझे 1000 रुपीज़ पर मंथ रेंट देंगे। ठीक है, लेकिन ये पार्ट परफॉर्म करने से पहले ही आपको लगता है यार एक रूम में काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 रूम तो चाहिए ही चाहिए, तो आप फिर मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं जी एक रूम नहीं 2 रूम चाहिए। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, आप 2 रूम ले लीजिए रेंट पर और रेंट 2000 रुपीज़ पर मंथ दे दीजिएगा। तो जी हमने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को साइड कर दिया और नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थे वो डिस्चार्ज हो गए। अब हमें पुराने कॉन्ट्रैक्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो म्यूचुअल कंसेंट और बाय एग्रीमेंट। या फिर टाइम ही लैप्स हो गया, जो टाइम दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, अपना पार्ट परफॉर्म करने का, वो टाइम ख़त्म हो गया, तो भैया ठीक है फिर कोर्ट में मिलेंगे, राइट। ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कहता है जी टर्मिनेट हो गया या डिस्चार्ज हो गया। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जी मेनली आपकी बुक में लास्ट वाले 2 ही डिस्कस किए हुए हैं, आपका जो रेफरेंस मटेरियल है उसमें डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये 2 ही डिस्कस किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी बुक का ही कंटेंट एक बार कवर कर लेता हूँ ताकि बुक का तो एटलीस्ट 100% कंटेंट कवर हो, और उसके बाद फिर मैं अपने नोट्स में से आपको चीज़ें दिखाऊंगा। हाँ जी, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है? कहता है कोई भी ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से एक पार्टी चाहकर भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो हम कहते हैं जी वो पार्टी फ्रस्ट्रेट हो गई है। या हम ये कह सकते हैं कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रस्ट्रेट हो गया है क्योंकि हम चाहकर भी पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इम्पॉसिबिलिटी मे बी कहता है जी जनरल और मे बी
लीगल। ऐसा भी हो सकता है ना कि चीज़ें जो पहले लीगल थी बाद में इल्लीगल हो गई, तो अब उसे किया नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल हो गया, राइट। या फिर मैं कहूँगा कि भाई जनरल इम्पॉसिबिलिटी हो गई, जो पहले चीज़ पॉसिबल थी अब वो पॉसिबल नहीं हो पा रही, ठीक है। तो इन इंडिया द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज प्राइमली, मतलब कहाँ पर दिया हुआ है, सेक्शन 32 में, सेक्शन 56 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Court usually gives relief on the ground of subsequent impossibility when it finds that the whole purpose or the basis of the contract was frustrated by the intrusion or occurrence of an event that was not contemplated by the parties। तो जिस पूरी लाइन का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि कोर्ट पार्टीज को कहता है रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है अगर कोर्ट को लगे कि जो इम्पॉसिबिलिटी जनरेट हुई है, अक्कर हुई है, वो पार्टीज़ की इंटेंशन की वजह से नहीं हुई। जो इवेंट है जिसने चीज़ों को इम्पॉसिबल बना दिया, दैट वाज नॉट कंटम्पलेटेड बाय द पार्टीज़, मतलब पार्टीज़ ने वो प्लान नहीं किया इवेंट, जो वो इवेंट था वो पार्टीज़ के हाथों से बाहर था, पार्टीज़ चाह कर भी उस इवेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, और इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, फ़िलहाल फ्रस्ट्रेट हो गया। जैसे मान के चलिए कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको अपना घर सेल करूँगा, और वॉर की सिचुएशन हो गई, इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कहा कि भैया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस टाइम पे वैलिड नहीं होंगे, तो वो मेरे हाथ में नहीं था ना आपके हाथ में था। इमरजेंसी की सिचुएशन में ना कुछ मेरे हाथ में था ना आपके हाथ में था, गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया हमें मानना पड़ेगा। तो उस केस में मेरे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, हम चाह कर भी वो पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। लेकिन जहाँ कोर्ट को लगता है नहीं बेटा, चीज़ों को जानबूझकर ऐसे प्लान किया गया है कि भैया एक पार्टी ने स्पेसिफिकली इम्पॉसिबिलिटी को प्लान किया है कि यार सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म ना कर पाए तो मुझे भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, या सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म ना कर पाए तो भैया मैं उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। जैसे कि मान के चलिए मैं आपको अपना घर सेल करना चाहता हूँ, आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया, आप परचेज करना चाहते हैं, मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जी अब होता क्या है कि आप मुझे अर्नेस्ट मनी देंगे। अर्नेस्ट मनी का मतलब एडवांस, जिसे हम बड़ी लोकल लैंग्वेज में ब्याना बोलते हैं, ठीक। आप मुझे ब्याना देंगे और टाइम पीरियड होता है कि लेट्स से 3 मंथ्स के अंदर अंदर मैं आपके नाम पे रजिस्ट्री करवा दूंगा। अगर मैं 3 मंथ्स में आपके नाम पर रजिस्ट्री नहीं करवा पाया तो जी मैं आपको दुगना ब्याना वापस दूंगा, 2 टाइम्स, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ अर्नेस्ट मनी की। अर्नेस्ट मनी या एडवांस मनी या ब्याने की बात कर रहा हूँ। तो जी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या डिसाइड हुई आपके और मेरे बीच में कि अगर मैं 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपने घर की रजिस्ट्री आपके नाम नहीं करवा पाया तो मैं आपको दुगना वापस दूंगा ब्याना। आपने मुझे 1 लाख दिया था ब्याना, तो मैं आपको 2 लाख रुपए वापस दूंगा, ठीक है। और आप चाहते ही ये थे कि मैं अपना घर आपके नाम ना करवा पाऊँ, रजिस्टर ना करवा पाऊँ, और आपको कितना पैसा वापस मिल जाए, 2 लाख, मतलब 1 लाख रुपए देकर 3 महीने बाद कितना वापस मिल जाए, 2 लाख। तो आपने जानबूझकर चीज़ों को ऐसे प्लान किया कि ये मेरा जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो जाए। जैसे कि मान के चलते मेरे घर पे लोन था और वो लोन पहले मुझे उतारना था, तभी तो मैं घर आपके नाम पे रजिस्टर करवा पाऊँगा, राइट। आपने वो लोन के जो पेपर्स हैं वो पूरे ही नहीं होने दिए बैंक के साथ मिलकर, और मैं आखिरी टाइम तक भी लोन अपना पे ऑफ नहीं कर पाया, या फिर पेपर्स अपने डिस्चार्ज नहीं करवा पाया बैंक से, जिसकी वजह से मैं 3 महीने के अंदर अंदर घर अब आपके नाम नहीं करवा पाया। तो ये आपका प्लान्ड था कि कुछ ऐसा इवेंट हो विच विल मेक माई परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। अगर मैं कोर्ट में चीज़ शो कर दूंगा तो उस केस के अंदर फिर कोर्ट आपसे डैमेजेस पे करने के लिए बोलेगी मुझे, ठीक है। तो कहता है कोर्ट रिलीव तब करेगी पार्टीज को जब कोर्ट को लगेगा कि जो इवेंट हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें फ्रस्ट्रेट हो गई, इम्पॉसिबल हो गई, दैट इवेंट वाज नॉट कंtemplated, दैट इवेंट वाज नॉट प्लान्ड बाय द पार्टीज। Court also grants relief where one of the parties was or could have been aware of such a contingency happening and the other party was not। मतलब कोर्ट कहता है कि जहां एक पार्टी को पता था कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है,
फिर भी उसने दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, ये पता होते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है, वो अवेयर था इस चीज़ को लेकर। अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाएगा तो जिस पार्टी जो इनोसेंट पार्टी है वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है, मतलब कोर्ट इनोसेंट पार्टी को रिलीफ ग्रांट करेगी, राइट। बिफोर इन्वोकिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी it must be shown that the event which was produced the frustration was one party which has produced the frustration was one which the parties to the contract did not foresee। तो क्लियर कट मतलब वही चीज़ बता रखी है कि जो भी इवेंट है, जो भी सिचुएशन है, दैट वॉज फोरसीन बाय द पार्टीज, चाहकर भी पार्टीज ये चीज़ डिटरमाइन नहीं कर सकती थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जी कोर्ट को साफ साफ लगना चाहिए कि पार्टीज ने कुछ भी ऐसा प्लान नहीं किया है, किसी भी पार्टी ने, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हुआ है या इम्पॉसिबल बना है, ठीक है। अगर कोर्ट को पता चल गया कि किसी एक पार्टी ने ऐसा कुछ प्लान किया है तो कोर्ट इनोसेंट पार्टी को रिलीफ दिलवाएगी, प्लस इनोसेंट पार्टी कैन क्लेम द डैमेजेस अगेंस्ट दैट कल्प्रिट पार्टी, ठीक है। A contract which is entered into to perform something that is clearly impossible is void। ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं। हमने जो essential elements of a contract पढ़ा था, या contracts which shall be considered as void जो हमने पढ़ा था, उसमें क्लियर कट लिखा था ना that performance impossible है तो contract is void। जैसे कि कहता है A और B के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि A जादू से खजाना ढूंढेगा, ठीक है। कहता है दैट इज इम्पॉसिबल, जादू से खजाना ढूंढना, तो सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स आर वॉइड। द एग्रीमेंट इज वॉइड बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 56 पैरा 1 विच लेज डाउन द प्रिंसिपल दैट एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ इज वॉइड। कहता है समटाइम्स सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब तो पॉसिबल था, बाद में इम्पॉसिबल हो गया। जैसे एग्जांपल डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको गोल्ड सेल करूँगा, तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तब सब कुछ वैलिड था, एज पर लॉ था। बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया दैट प्राइवेट पार्टीज कांट सेल द गोल्ड, तो मतलब कुछ बाद में ऐसा हुआ विच मेक थिंग्स इम्पॉसिबल, राइट। तो कहता है उस केस के अंदर, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है वेयर द इम्पॉसिबिलिटी सुपरवेन्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन मेड, तो इम्पॉसिबिलिटी तब पैदा हुई जब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन चुका था, तो जब बना था तब सब कुछ ठीक था। तो कहता है जी द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल या स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड, तो उस केस के अंदर या तो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो जाएगा, और अनलॉफुल हो गया तो इट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड, मतलब उस केस में किसी भी पार्टी को अपना पार्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने गोल्ड लेने के लिए मुझे कुछ एडवांस दे भी दिया था तो भैया आपको रिलीफ मिलेगा, वो पैसा आपको वापस दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर एक सिंगर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ टू सिंग, लेकिन वो सिंगर इतनी बीमार हो गई कि डॉक्टर ने उसे गाना गाने के लिए मना कर दिया, तो कहता है ये कुछ ऐसा है जो कि सिंगर के हाथ में नहीं था। मान के चलते हैं सिंगर को थ्रोट कैंसर हो गया एग्रीमेंट में एंटर करने के बाद, तो कुछ ऐसा है जो सिंगर के हाथ में नहीं था, और अब सिंगर चाहकर भी गाना नहीं गा सकती, अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकती, तो इस केस के अंदर सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कंसीडर्ड एज वॉइड। In this connection, para 2 of section 56 provides that a contract to do an act which after the contract is made becomes impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent unlawful becomes void। तो कुल मिलाकर वही बात रिपीट की जा रही है, इस पैराग्राफ में भी वही बात रिपीट की गई है जो हमने डिस्कस की है, पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, तो इस केस लॉ के अंदर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द वर्ड इम्पॉसिबल हैज़ नॉट बीन यूज्ड हेयर इन द सेंस ऑफ फिजिकल और लिटरल इम्पॉसिबिलिटी। कहता है सिर्फ वो बात नहीं है कि यार फिजिकली इम्पॉसिबल है इस चीज़ को पूरा करना, या लिटरली इम्पॉसिबल है इस चीज़ को पूरा करना। कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे का जो मोटिव है वो ही फ्रस्ट्रेट हो गया तो चाहे पॉसिबल भी हो तब भी उसे इम्पॉसिबल कंसिडर किया जाएगा। जैसे मान के चलते हैं कि आप मेरे पास CS एग्जीक्यूटिव की कोचिंग लेने आते हैं, आपने मुझे पैसे भी दे दिए, मैंने कोचिंग देना स्टार्ट भी कर दिया, और बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि भैया
CS एग्जीक्यूटिव की कोचिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट ट्यूटर्स नहीं दे सकते। आपको ICSI के रीजनल काउंसिल चैप्टर्स में ही कोचिंग लेनी पड़ेगी। अब जब ये गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया तो चाहे पॉसिबल है कि मैं आपको कोचिंग दूं, वैसे तो पॉसिबल है ना, कोचिंग दे सकता हूँ मैं आपको, आप मुझसे कोचिंग ले भी सकते हो, लेकिन जो अल्टीमेट मोटिव था कोचिंग का वो फ्रस्ट्रेट हो गया कि मुझसे ली हुई कोचिंग वैलिड मानी ही नहीं जाएगी, आपको ICSI से ही कोचिंग लेनी पड़ेगी। कहता है इवन दैट इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जरूरी नहीं है कि चीज़ें सिर्फ फिजिकल इम्पॉसिबल हो या लिटरली इम्पॉसिबल हो। कहता है अगर कुछ भी ऐसा होता है विच फ्रस्ट्रेट द वेरी फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो कहता है उस केस के अंदर वेरी फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में मान के चला जाएगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ इम्पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। कहता है A और B के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग A B को अपना एक प्लॉट सेल करेगा। ठीक है, A B को अपना प्लॉट सेल करेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वॉर, कंट्री में वॉर की सिचुएशन आ जाती है और टेम्परेरीली गवर्नमेंट उस प्लॉट को एक्वायर कर लेती है वॉर के टाइम पर। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए होगा आर्म्स एंड एम्यूनिटीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है आपके प्लॉट को टेम्परेरीली। तो जी A B को कहता है भैया अपना एडवांस वापस ले ले, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो नहीं सकता। B कहता है नहीं भैया मुझे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, जो जैसा डिसाइड हुआ था वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो डिसाइड ये होता आप मुझे अपना प्लॉट दोगे और आपको मुझे प्लॉट देना पड़ेगा। तो बात कोर्ट में जाती है। कोर्ट कहता है देखिए यहाँ पर कोई टाइम लिमिट तो डिसाइड की नहीं थी आप लोगों ने कि कितने टाइम के अंदर अंदर प्लॉट दिया जाएगा, और अगर वॉर छिड़ गई है, टेम्परेली गवर्नमेंट ने प्लॉट एक्वायर कर भी लिया, तो ऐसा तो नहीं है परमानेंटली प्लॉट आपके हाथ से चला गया है। तो आगे जाकर प्लॉट आपको वापस मिलेगा, जब प्लॉट वापस मिलेगा तो आप B को दे दीजिएगा। तो कहता है ये जो टेम्परेरीली चीज़ों को चेंज किया जाता है या सिचुएशंस चेंज हो जाती है, कंडीशंस चेंज हो जाती है, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड नहीं माना जाएगा। ठीक है, हाँ कोई चीज़ परमानेंटली ही इम्पॉसिबल हो गई विच कैनॉट बी परफॉर्म्ड इवन इन द नियर फ्यूचर, कहता है देन इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट मे बी कंसिडर्ड एज इम्पॉसिबल। फिर जी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं जी। कहता है जी ब्रीच दो तरह की हो सकती है। अच्छा, ये टेंडर परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ आई एम रेडी टू परफॉर्म माई पार्ट, बट आप अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ दैट आई एम रेडी टू परफॉर्म माई पार्ट, दैट इज आई एम टेंडरिंग माई परफॉर्मेंस। ठीक है, तो वेयर द प्रोमिसर नाइदर परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट नॉर डज ही टेंडर द परफॉर्मेंस, ना तो अपना पार्ट परफॉर्म करता है ना परफॉर्म करने के लिए कहता है कि मैं करूँगा, और वेयर द परफॉर्मेंस इज डिफेक्टिव, तो मान के चलेंगे देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिफेक्टिव का मतलब आपने मुझे 100 पेन सेल किए ये वाले और सारे के सारे पेन खराब थे, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, डिफेक्टिव। तो देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कोर्ट में जाऊंगा, आपके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा, डैमेजेस क्लेम करूंगा, जो पैसा आपको दिया था वो भी रिकवर करूंगा। ठीक है, तो कहता ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि A B को गोल्ड देगा 1 kg। ठीक है, कितने रुपए में देगा, बदले में B A को देगा लेट्स से 40 लाख रुपीज। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डेट बताई गई कॉन्ट्रैक्ट की, जब कॉन्ट्रैक्ट बना वो ये वाली डेट थी, मान के चलते हैं जी 3 मई 2020। लेकिन परफॉर्मेंस कब तक करनी थी, इन्हें कहा भाई खड़े पाव तो दे नहीं सकता, आगे से अरेंज करना पड़ेगा। इवन ज्वेलर के पास भी 1 किलो हो सकता है खड़े पाव गोल्ड ना पाए, आगे से मंगाना पड़ेगा। तो इन्हें कहा ठीक है मैं आपको गोल्ड प्रोवाइड करवा दूंगा 8 मई 2020 तक। ठीक है जी। अब जी A ने B को 40 लाख रुपए में 1 किलो गोल्ड सेल कर दिया,
ए को लग रहा था यार मार्केट आजकल में थोड़ी और नीचे जाएगी, मतलब एट प्रेजेंट अगर ए मार्केट से परचेज करता गोल्ड तो हो सकता है उसे 39.5 लाख में वो गोल्ड मिलता, और बी को वो 40 लाख में बेच चुका है तो उसे 50,000 का प्रॉफिट होता। पर ए को लगा यार 6 या 7 के आसपास, लेट्स से 6 मई के आसपास थोड़ा सा और गोल्ड का रेट नीचे जाएगा और 39 लाख में मैं ये 1 केजी गोल्ड परचेज कर पाऊंगा, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ए ने 6 मई तक गोल्ड परचेज नहीं किया बी को देने के लिए। ए ने इस चक्कर में कि नीचे जाएगा रेट, गोल्ड परचेज ही नहीं किया बी को देने के लिए, और जी नीचे जाने की बजाय रेट ऊपर जाता जा रहा है और रेट हो गया है 40.5 लाख। अब ए को ये पता है कि बेटा 40.5 लाख में परचेज करके 40 लाख में सामने दिया हुआ है, 50,000 का घाटा होगा। तो ए ने यहीं पर ही मना कर दिया, भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। 5th या 6th को ही मना कर दिया कि मैं अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। तो एडवांस में मना करने को हम क्या बोलेंगे, एंटीसिपेटरी ब्रीच। टाइम था अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए 8 मई तक, ये चाहता तो अपना पार्ट परफॉर्म कर सकता था, लेकिन इसने यहीं पर ही मना कर दिया। फ्लैट से 5th मई को ही मना कर दिया कि बेटा मैं अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। अब जी बी के पास 2 ऑप्शन है। बी चाहे तो इसी डेट पर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच्ड मान ले, और बी चाहे तो जो डेट फाइनल हुई थी उस डेट तक वेट करे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बी चाहे तो जिस डेट पर 5th मई पर ए ने मना किया उसी डेट पर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच्ड कंसीडर कर ले, कॉन्ट्रैक्ट को टूटा हुआ कंसीडर कर ले। और भैया 5th मई को ही कॉन्ट्रैक्ट को टूटा हुआ कंसीडर कर लिया तो बेटा 5th मई को ही कोर्ट में चला गया। बी ने ए को कह दिया ठीक है, आपकी तरफ से परफॉर्मेंस आपने डिनाई कर दिया है तो मैं आपके अगेंस्ट डैमेजेस के लिए क्लेम फाइल करूंगा। सेम डे 5th मई को ही बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को टूटा हुआ मान सकता है, या चाहे तो बी कह सकता है कोई नहीं, सोच लो समझ लो, 8 तारीख तक अभी आपके पास टाइम है, अगर मौका लगे तो आप पार्ट परफॉर्म कर दीजिएगा अपना, वरना मैं 8 तारीख को कोर्ट में जाऊंगा। ठीक है, अब अगर बी ने फर्स्ट ऑप्शन अपनाया कि जी 5 तारीख को ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच्ड कंसीडर कर लिया तो बात खत्म हो गई, अब तो कोर्ट में मुलाकात होगी। लेकिन अगर बी ने सेकंड ऑप्शन अपनाया कि नहीं जी मैं तो अभी कॉन्ट्रैक्ट को लाइव रखूंगा, आई विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, 8 तारीख तक की हमारी बात हुई थी, मैं मान के चलूंगा 8 तारीख तक आपके पास टाइम है, आप चाहे तो पार्ट परफॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो जी अपने लिए तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखा, ए के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है, ए के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है, मतलब ए भी चाहे तो 8 तारीख तक अपना पार्ट परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ एक और केस बनता है, क्या, अगर मान के चलो 7 तारीख को गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया दैट प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट सेल गोल्ड, तो जी ए फ्री हो गया 7 तारीख को, मतलब अब ए को कोई डैमेजेस भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया अब इम्पॉसिबल। तो जी कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखने का बेनिफिट भी हो सकता है बी को, नुकसान भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है भाई, अगर मान के चलो 7 तारीख को गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया, बी ने डिसाइड किया 5 तारीख को जब ए ने कहा कि मैं अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, बी ने डिसाइड किया कोई नहीं मैं 8 तारीख तक वेट करूंगा। 7 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया गवर्नमेंट का कि प्राइवेट पार्टीज कांट सेल गोल्ड, तो ए अपने आप ही क्या हो गया डिस्चार्ज। अब भी ए के अगेंस्ट कोर्ट में भी नहीं जा सकता क्योंकि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन ने ए को डिस्चार्ज कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया इम्पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया इम्पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पर बी को नुकसान हो गया, अगर वो 5 तारीख को ही कोर्ट में चला जाता तो डैमेजेस क्लेम कर पाता, कितना, कहता है जी 40 लाख में मैंने मांगा था ए से, इस वक्त रेट है 40.5 लाख रुपए, तो 50,000 का डैमेजेस दिलवाओ मुझे। अब 7 तारीख को चाहे रेट 41 लाख था, लेकिन बी कोर्ट तो नहीं जा सकता अब, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन की वजह से ए क्या हो गया डिस्चार्ज हो गया अपने पार्ट से। ए कहेगा जी मैं तो परफॉर्म करना चाहता हूं पर गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो ए क्या हो गया डिस्चार्ज हो गया। अब बी को कोई डैमेज नहीं मिलेगा,
या हो सकता है ये वाला केस ना हो और बी 8 तारीख तक वेट करे। 8 तारीख को लेट्स से गोल्ड का रेट था 41.5 लाख, तो बी अगर 6 तारीख को केस फाइल करता है या 5 तारीख को केस फाइल करता है तो उसको बेनिफिट होता है सिर्फ 50,000 डैमेजेस का। अब ये 8 तारीख को केस फाइल कर रहा है तो उसको बेनिफिट हो रहा है 1.5 लाख रुपए के डैमेजेस का। तो ये तो देखिए डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन है। मेरा बताने का मतलब ये था कि अगर बी कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखता है इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कहता है जी मैं टिल डेट ऑफ परफॉर्मेंस अलाइव रखूँगा कॉन्ट्रैक्ट को, तो बी को बेनिफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, राइट। तो सिर्फ अपने लिए ही कॉन्ट्रैक्ट अलाइव नहीं रख रहा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अलाइव रख रहा है फिर दोनों पार्टीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट अलाइव है। अगर ए चाहे तो उस केस में 8 तारीख तक अपना परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है। यही बात आपकी बुक में भी समझाई हुई है। देखिए, वेयर द प्रोमिसर नाइदर परफॉर्म्स हिज कॉन्ट्रैक्ट nor does he tender performance or where the performance is defective there is a breach of contract। टेंडर परफॉर्मेंस का मतलब समझ में आ गया ना, कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ दैट आई एम रेडी टू परफॉर्म माई पार्ट। द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्चुअल और एंटिसिपेटरी। द एक्चुअल ब्रीच मे टेक प्लेस आइदर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज ड्यू और व्हेन एक्चुअली परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्चुअल ब्रीच का मतलब तो क्या है, 8 तारीख तक की वेट की जाएगी। 8 तारीख को बी कह रहा है, ये कह रहा है भैया मैं गोल्ड नहीं दे सकता, दिस इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी जो एडवांस में मीन्स द ब्रीच बिफोर द टाइम फॉर द परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। दिस मे ऑल्सो टेक प्लेस इन 2 ways। तो जो 2 रास्ते मैंने बताए बी के पास है, बाय द प्रोमिसर डूइंग एन एक्ट विच मेक द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रोमिस इम्पॉसिबल, या बाय द प्रोमिसर इन सम वे टू शो दैट हिज इंटेंशन इज नॉट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। कहता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अकर बिफोर द टाइम फॉर द परफॉर्मेंस इज ड्यू। दिस मे हैपन वेयर वन ऑफ द पार्टीज डेफिनेटली renounce the contract and shows his intention not to perform it or does some act which make the performance impossible। या तो साफ साफ कह दे भैया मैं नहीं परफॉर्म कर पा रहा, जैसे 6 तारीख को ही या 5 तारीख को ही ए ने कह दिया था, या कुछ ऐसा कर दे जो सामने वाली पार्टी को क्लियर कर दे कि अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। द अदर पार्टी ऑन सच अ ब्रीच बीइंग कमिटेड हैज राइट ऑफ एक्शन फॉर द डैमेजेस। कहता है ही में आइदर सू फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, मतलब 5 तारीख को मना किया था ए ने कि मैं गोल्ड नहीं दे पाऊंगा, तो बी चाहता तो इमीडिएटली 5 तारीख को ही उस ब्रीच को एक्सेप्ट कर लेता और ए के अगेंस्ट केस फाइल कर देता, और वेट टिल द एक्चुअल डेट व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू, या फिर बी 8 तारीख तक वेट करेगा, ए को कहेगा कोई दिक्कत नहीं है जी 8 तारीख तक आपने अपना पार्ट परफॉर्म करना था, आपके पास टाइम है, सोच लो समझ लो, अगर 8 तारीख तक दिल करे तो अपना पार्ट परफॉर्म कर लीजिएगा। आई एम कीपिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट अलाइव। आपने मना कर दिया उसके बावजूद आई एम कीपिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट अलाइव टिल 8, राइट। और अगर 8 तारीख को भी बंदा अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा देन सू फॉर ब्रीच। इफ द प्रोमिसी एडॉप्ट्स द लेटर कोर्स, अगर वो 8 तारीख तक वेट कर रहा है, राइट, तो ही कीप्स द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोमिसर एज वेल एज फॉर हिज ओन बेनिफिट। तो जी अगर 8 तारीख तक वेट कर रहा है बी तो कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए भी जिंदा है और ए के लिए भी जिंदा है, और ए चाहे तो 8 तारीख तक उस केस में अपना पार्ट परफॉर्म कर सकता है। कहता है ही रिमेन्स लायबल अंडर इट एंड अनेबल्स द प्रोमिसर नॉट ओनली टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट इन स्पाइट ऑफ द प्रीवियस रेपुडिएशन, मतलब प्रीवियसली डिनाइल के बावजूद कहता है वो सामने वाले को कह रहा है कि अपना पार्ट परफॉर्म कर सकते हैं, बट ऑल्सो अवेल हिमसेल्फ ऑफ एनी एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस विच मे हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस। इसका मतलब कहता है बी सामने वाले के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी अलाइव रख रहा है, प्लस अपने आप को कोई नॉन परफॉर्मेंस का जो एक्सक्यूज दे सकता है ए। जैसे हमने कहा ना 7 तारीख को गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि जी प्राइवेट पार्टीज गोल्ड सेल नहीं कर सकती, तो ए को तो एक्सक्यूज मिल गया कि भैया मैं तो अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार था, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन की वजह से अब मैं अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। कहता है ये याद रखना कि ऐसा कोई जो एक्सक्यूज पॉसिबल है उसके लिए भी तैयार रहना अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रख रहे हो तो, ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है वही कि ए ने बी को हायर किया जॉब पर, कोरियर कमेंसिंग एम्प्लॉयमेंट में, राइट, जॉब पर हायर किया। कब?
कहता है जी फ्रॉम 1 जून, बट उससे पहले ही जॉब ज्वाइन कब करनी थी, 1 जून को, बट उससे पहले ही उसने ए ने बी को लिख दिया कि भैया मैं अपना जो एग्रीमेंट है वो रेपुडिएट कर रहा हूँ, मतलब मैं जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर रहा हूँ, मैं आपको जॉब पर नहीं रख रहा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो मना कर दिया ए ने बी को। तो जी बी अगर चाहे तो इमीडिएटली ए के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, या चाहे तो 1 जून तक वेट कर सकता है। तो जी डिसाइड हुआ कि बी वॉज इमीडिएटली एंटाइटल टू सू। अगर बी चाहता तो वो इमीडिएटली केस फाइल कर सकता था, उसे 1 जून तक रुकने की ज़रूरत नहीं थी। चाहे तो वो 1 जून तक वेट करना चाहे तो कर सकता है, राइट। अब यहाँ पर अगला जो केस दिया हुआ है ये देखिए, इसमें बता रखा है कि ए हायर्ड बी शिप टू कैरी अ कार्गो फ्रॉम रशिया। तो ए ने बी के शिप को हायर किया रशिया से सामान मंगाने के लिए। लेटर ऑन बी रेप्यूडिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट, बाद में बी ने कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दिया कि भैया मैं अपना शिप नहीं दे रहा। ठीक है, ए ने कहा कोई नहीं, अभी टाइम है, सोच लो, अभी से मैं कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर रहा, आई एम कीपिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट अलाइव। तो ए ने बी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। कहता है जी उस दौरान देश में वॉर छिड़ गई बिटवीन रशिया एंड ब्रिटेन। जब वॉर हो गई रशिया एंड ब्रिटेन, तो जी बी चाहकर भी अब अपने शिप से सामान नहीं ला सकता रशिया से। तो बी को एक्सक्यूज़ मिल गया कि मैं तो चाहता था कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, लेकिन अब वॉर हो गई है रशिया और ब्रिटेन के बीच में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म माई पार्ट। तो कहता है इस केस के अंदर ए लॉस्ट हिज राइट टू सू बी फॉर डैमेजेस बाय हिज डिले। ठीक है जी, तो ये सब था, यहाँ पर वही चीज़ डिस्कस की हुई है जो मैंने आपको बताया है। अब जी रेमेडीज़ क्या है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहता है जी एक तो रेमेडी है रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सामने वाले ने मना कर दिया, मैं भी मना कर दूंगा, मैं भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करूंगा। दूसरी चीज़ सू फॉर डैमेजेस, डैमेजेस के लिए कोर्ट में क्लेम किया जा सकता है, या फिर सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कहता है डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे लैंड का केस है। अब कोर्ट कहती है कि यार सामने वाला अपना ये वाला जो प्लॉट है नहीं दे रहा, तो आप डैमेजेस ले लो। मैं कहता हूँ कोर्ट को कि भैया ये प्लॉट इस जगह पर पूरी धरती में एक ही है ना, ये प्लॉट इस जगह पर पूरी धरती पर एक ही है ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भैया इस प्लॉट का नंबर है 111, दिल्ली में है, रोहिणी में है, सेक्टर 2 में है, प्लॉट नंबर 111 है, तो ये तो एक ही है ना। अब मुझे ये नंबर की वजह से प्लॉट पसंद आया था जिसकी वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो डैमेजेस से मुझे वो शांति नहीं मिलेगी, मुझे तो ये प्लॉट ही चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि आई डोंट नीड डैमेजेस, आई वॉन्ट द अदर पार्टी टू परफॉर्म हिज पार्ट एज एग्रीड बाय अस। ठीक है, सू फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब क्या, दूसरी वाली पार्टी को रोकिए करने से। तो जैसे मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जब तक मेरी कंसर्न नहीं होगी आप सेकंड मंजिल नहीं बनाएंगे, साथ साथ हमारा घर था, तो मैंने आपको कहा कि भैया अगर आप सेकंड मंजिल बना लेंगे तो यार हवा पानी धूप सब रुक जाएगा। तो मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जब तक मेरी कंसर्न नहीं होगी आप सेकंड मंजिल नहीं बनाएंगे। आपने फिर भी बनाना शुरू कर दिया, तो आपने अपना पार्ट अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, तो मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता हूँ फॉर इंजंक्शन ऑर्डर। इंजंक्शन का मतलब कि कोर्ट आपको कहेगी रुक जाइए, वो मत कीजिए जो आप नहीं कर सकते एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो आई कैन सू फॉर द इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द ब्रीच ऑफ द नेगेटिव टर्म, नहीं करने वाली टर्म के लिए, ठीक। या फिर सू ऑन क्वांटम मेरिट। अब क्वांटम मेरिट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो जी 5 आपके पास ऑप्शंस है कि पहली चीज़ तो सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, आप भी मत कीजिए। दूसरी चीज़ आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाकर डैमेजेस के लिए भी क्लेम फाइल कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी क्लेम फाइल कर सकते हैं, या फिर अगर कोई नेगेटिव टर्म है, सामने वाले ने कुछ ना करने के लिए कहा था और अब वो कर रहा है,
तो उसे करने से रोकने के लिए भी कोर्ट में इंजंक्शन ऑर्डर के लिए जा सकते हैं। प्लस कहता है क्वांटम मेरिट के बेसिस पर भी केस फाइल कर सकते हैं। आ जाओ जी, यहाँ तक ही आपका दिया हुआ है। अब मैं अपने नोट से दिखाता हूँ आपको ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। तो जैसे आपकी बुक में दिया हुआ था यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि डिस्चार्ज कैसे होगा, आइदर बाय द परफॉर्मेंस और बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट और बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैसे तो हम लोग ये सारी चीज़ें भी डीपली समझाते थे, बट आपके स्टडी मैट में नहीं है, आपके रेफरेंस मटेरियल में नहीं है, तो मैंने वो हटा दिया है। जिन लोगों को मैं पहले ही नोट शेयर कर चुका हूँ उनके पास वो पार्ट भी होगा, राइट। अब आ जाओ जी, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन सेक्शन 56, ये आपकी बुक से हम पूरा कवर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जी देखिए, जो इम्पॉसिबिलिटी होती है दैट मे बी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और सुपरवेनिंग इलीगलिटी। मतलब ये तो चीज़ें इम्पॉसिबल हो गई जिसमें ना प्रोमिसर का कोई फॉल्ट था ना प्रोमिसर का कोई फॉल्ट था। इलीगल नहीं हुई चीज़ें इम्पॉसिबल हो गई या चीज़ें इलीगल हो गई। जैसे कोर्ट गोल्ड वाले केस में हमने कहा कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया दैट प्राइवेट सेल ऑफ गोल्ड इज इलीगल, तो क्या हो गया, सुपरवेनिंग इलीगलिटी। ठीक है, कहता है लेकिन इन केसेस के अंदर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं की जाएगी। ये बेसिकली केसेस मैं आपको बताना चाह रहा था एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है ए और बी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बी सिर्फ इस वजह से पीछे नहीं हट सकता, या बी सिर्फ इस वजह से ये नहीं कह सकता कि ये तो इम्पॉसिबल है। किस वजह से? कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म, कि यार ये तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, इसको मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। कहता है भैया ये तो आपको तब देखना था ना जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था कि डिफ़िकल्ट है या आसान है। जैसे मान के चलो कि मैंने 2 लेबर हायर करी कि भाई मेरे घर से एक अलमीरा आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट करनी है। तो उन्होंने जब अलमीरा देखी तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम 1000 रुपये लेंगे। लेकिन जब वो शिफ्ट करने लगे तो उन्हें लगा यार भारी है, तो वो ये नहीं कह सकते यार ये तो इम्पॉसिबल है या डिफ़िकल्ट है शिफ्ट करना, 1000 में काम नहीं चलेगा, 1500 रुपये देने पड़ेंगे। कहता है सिर्फ द मेयर फैक्ट दैट परफॉर्मेंस इज मोर डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव देन द पार्टीज एंटिसिपेटेड डज नॉट डिस्चार्ज द ड्यूटी टू परफॉर्म। ठीक है, अब आप मेरे पास आते हैं जी मुझे CS एग्जीक्यूटिव की या CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की कोचिंग चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है 2000 रुपये लूँगा। मुझे लग रहा था कि यार नियरली 100 क्लासेस में सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, बट जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो पता चला 100 क्लासेस में तो 50% भी सिलेबस कवर नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं कह सकता भाई मैं नहीं पढ़ाता आगे। मुझे तो लगा था 2000 रुपये में मैंने इसलिए हाँ भरी थी, मुझे लगा था 100 क्लासेस में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, बट ये तो बहुत ही लेंदी सिलेबस है भैया, 2000 में मेरे बस की नहीं परफॉर्म करना, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो कोर्ट कहता है बेटा आप सिर्फ इस वजह से कि चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अपने पार्ट से पीछे नहीं हट सकते। पहले शुरुआत में ही सोच समझ कर कोर्ट करते अपना प्रोमिस। या कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, सामने वाले से एग्रीमेंट करके आप ये नहीं कह सकते यार मुझे तो कुछ बच नहीं रहा, या जितना मैंने सोचा था मुझे उतना नहीं बच रहा, या यार मार्केट बहुत तेज हो गई है। कहता वो आपकी दिक्कत है। अगर आपने सामने वाले को कोई चीज़ 100 रुपये में देने का प्रॉमिस किया तो आपको 100 रुपये में ही देना पड़ेगा, चाहे मार्केट से आपको 101 में लेना पड़े। ठीक है, तो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटीज आर नॉट द इम्पॉसिबिलिटीज इन द आइज ऑफ लॉ। फिर जी स्ट्राइक आउट्स, लॉकआउट्स, कहता है जी ये सिविल डिस्टर्बेंस, इसकी वजह से आप अपना पार्ट से पीछे नहीं हट सकते। ठीक, रोइट्स वगैरह हो गया। कहता है ये टेम्परेरी जो चीज़ें होती है इसकी वजह से आप पीछे नहीं हट सकते अपने पार्ट से। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो आपको अपना पार्ट तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, या फिर आपके जो एग्रीमेंट है उसमें एक क्लोज होना चाहिए कि इन केस ऑफ स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स या सिविल डिस्टर्बेंस पार्टीज आर फ्री टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, या तो ये क्लोज होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में, अदरवाइज आप पीछे नहीं हट सकते सिर्फ इन चीज़ों की वजह से जो कि टेम्परेरी नेचर की है, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने में जो कि ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। अगर हम बात करें इंग्लैंड लॉ की, तो इंडिया में तो देखिए हमने कहा सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है या सुपरवेनिंग इलीगलिटी हो सकती है। इंग्लिश लॉ के अंदर इन दोनों को ही एक ही टर्म से डिनोट किया गया, फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आ जाओ जी, डिस्चार्ज बाय द ब्रीच, इस केस के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। रेमेडीज कहता है जी रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट
and refuse further performance, sue for damages, sue for specific for performance, sue for injunction to restrain the breach of negative term and sue on quantum merit। अब जी यहाँ पर जो आपको असली चीज़ समझाने की है जो मैं चाहता था, डैमेजेस दो तरह के होते हैं, एक तो लिक्विडेटेड, एक अनलिक्विडेटेड। जो मतलब आपके रेफरेंस मटेरियल से हट के मैं आपको नॉलेज देना चाहता था कि डैमेजेस दो तरह के होते हैं, एक लिक्विडेटेड, एक अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड जहां हमें पता है कि सामने वाले को कितना डैमेज पे करना है। अनलिक्विडेटेड जहां हमें नहीं पता कि सामने वाले को कितना डैमेज पे करना है, तो इस केस में कोर्ट विल डिसाइड। मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं जहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पार्टी अपने पार्ट से पीछे हटती है, अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती, तो वो दूसरी पार्टी को डैमेजेस के तौर पे 1 लाख रुपए देगी। तो इसका मतलब क्लियर है कि डैमेजेस कितने पे करने पड़ेंगे। सच काइंड ऑफ डैमेज इज लिक्विडेटेड। तो वेयर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एग्री इन एडवांस, पहले से ही पता है द अमाउंट पेएबल इन द इवेंट ऑफ ब्रीच, सच डैमेजेस आर लिक्विडेटेड। लेकिन जहां पर नहीं पता पहले से, डिपेंड करता है जिस वक्त ब्रीच हुआ उस वक्त क्या कंडीशंस थी, तो कोर्ट डिसाइड करेगी कितना डैमेज मिलना चाहिए। तो उस टाइप के डैमेजेस को हम बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भी दो तरह के होते हैं, इनफैक्ट 4 तरह के। कहता है जनरल या ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, या फिर जो एग्जाम्पलरी या पुनिटिव डैमेजेस और नॉमिनल डैमेजेस। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज लीजिए। कहता है जनरल या ऑर्डिनरी डैमेज मतलब पार्टीज को कितनी इंजरी हुई है, कितना सामने वाले का नुकसान हुआ है, वो देखते हुए कोर्ट डिसाइड करते हैं कि कितना डैमेज पे करना है। स्पेशल डैमेज जहां कोर्ट की इंटेंशन है स्पेसिफिकली किसी स्पेशल लॉस को हाईलाइट करने की, राइट। जैसे बड़ी सिंपल सी बात मैं कहता हूँ, मान के चलिए मैं दिल्ली से मुंबई कोरियर भिजवा रहा हूँ। अब जो कोरियर कंपनी है वो मुझे 1000 रुपीज़ चार्ज कर रही है, पैकेट बड़ा था, ठीक है। अब जी अगर 3 दिन का टाइम दिया कोरियर कंपनी ने मुझे कि 3 दिन में कोरियर पहुंच जाएगा मुंबई, और किसी वजह से मुंबई कोरियर नहीं पहुंच पाया 3 दिन के अंदर अंदर, और मैं कोर्ट में जाता हूं कोरियर कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करने, तो कोर्ट क्या कहेगी, ऑर्डिनरी डैमेज मुझे दिलवाएगी। हो सकता है ये 1000 रुपये जो मैंने दिए थे कोरियर कंपनी को ये दिलवा दे, उसके अलावा और ऑर्डिनरी डैमेजेस 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये एज पर द कंडीशंस। लेकिन अगर मैं कोरियर कंपनी को कहता हूँ कि भैया इसके अंदर मेरे एग्जामिनेशन फॉर्म है, इस पार्सल में मेरे एग्जामिनेशन फॉर्म है जो कि 3 दिन के अंदर अंदर मुंबई पहुंचना चाहिए, वरना मैं इस बार एग्ज़ाम्स नहीं दे पाऊंगा और मेरे 6 मंथ्स ख़राब हो जाएंगे। और इस कंडीशन पर कोरियर कंपनी मुझसे वो कोरियर लेती है, और कोरियर कंपनी कहती है जी वैसे तो 1000 रुपये लगते हैं, लेकिन आपके केस में 1000 रुपये हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हम लोग फॉलो करेंगे कि एट एनी कॉस्ट 3 दिन के अंदर अंदर आपका कोरियर मुंबई पहुँच जाए, राइट। लेकिन फिर भी अगर कोरियर कंपनी नहीं पहुंचा पाती मेरा कोरियर मुंबई 3 दिन के अंदर अंदर, तो सिर्फ ये जो नॉर्मल डैमेजेस हैं ये नहीं, बल्कि मैं कोर्ट में जाकर स्पेशल डैमेजेस डिमांड कर सकता हूँ कि इनकी वजह से मेरे 6 महीने खराब हो गए, 6 मंथ्स मेरे वेस्ट हो गए, राइट। तो सच काइंड ऑफ डैमेजेस आर कॉल्ड स्पेशल डैमेजेस। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप सामने वाले को क्लियर कट वो स्पेशल सिचुएशन बता दो, और सामने वाला उस स्पेशल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ले रहा है, कंसिडरेशन ले रहा है, तभी स्पेशल डैमेजेस पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फिर जी एग्जाम्पलरी डैमेजेस, जहां कोर्ट समाज की नज़रों में, सोसाइटी की नज़रों में एग्जाम्पल सेट करना चाहती है। कोर्ट ये शो करना चाहती है कि बेटा अगर किसी ने ऐसी गलती करी तो उसे भी इतने हैवी डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, जैसे कि ब्रीच ऑफ द प्रोमिस टू मैरी। भाई ए ने बी से वादा किया शादी करने का, बी ने अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली, रिश्तेदारों को नोट लिया, कार्ड छप गए, दुनिया में बात फैल गई, और अब ए कह रहा है यार मेरा मूड नहीं कर रहा, ए कह रहा है मेरा मूड नहीं कर रहा। तो जो उस केस के अंदर
स्पेशल डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, वेयर डैमेजेस आर अवॉर्डेड टू पनिश द डिफेंडेंट। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अंदर देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा सिंपल सा एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले दोनों की पोजीशन ये थी और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के बाद एक की पोजीशन ये रहेगी, दूसरे की पोजीशन ये हो गई, तो भैया ये जो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला है वो डैमेज के तौर पर दूसरी पार्टी को दीजिए। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर अगर आपकी पोजीशन डाउन हुई है ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो बस आपकी पोजीशन को रिकवर करना मेन मोटिव है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का किसी को पनिश करना मेन मोटिव नहीं है। लेकिन इस केस में कोर्ट जो अवार्ड देती है, कोर्ट जो क्लेम देती है, दैट इज टू पनिश द डिफेंडेंट। जैसे कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ कस्टमर्स चेक बाय द बैंकर। अब मान के चलिए कि मैं आपसे कोई सर्विसेज लेता हूँ, सोसाइटी का एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न हूँ मैं, नागरिक हूँ मैं आपको 1000 रुपये का चेक देता हूँ, शो ये करता हूँ मैं करोड़पति हूँ, और मेरा 1000 का चेक बाउंस हो जाता है। किसकी गलती से? बैंकर की गलती से। अकाउंट में पैसे थे लेकिन बैंकर की गलती से 1000 रुपये का चेक बाउंस हो जाता है, तो मेरे तो इज्जत के फलूदे हो गए ना आपकी नज़रों में, राइट। तो ऐसे केसेस के अंदर जहाँ कोर्ट चाहता है कि कोई और ऐसी गलती ना करे, तो उस टाइप के डैमेजेस को कहते हैं एग्जाम्पलरी डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस, जहां कोर्ट को लगता है यार एक्चुअल में डैमेजेस देने वाली सिचुएशन तो नहीं है पर सामने वाले के साथ गलत तो कुछ हुआ है। जहां कोर्ट को लगता है सामने वाले के साथ यार गलत तो हुआ है बट डैमेजेस क्या दे इस केस के अंदर, तो कोर्ट अपनी मर्यादा रखने के लिए, सोसाइटी में मैसेज देने के लिए, देखो हमने फिर भी पनिश किया है, सामने वाले के ऊपर फाइन लगाया है, तो नॉमिनल डैमेजेस लगा देती है 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये। तो इस टाइप के जो डैमेजेस होते हैं वो नॉमिनल डैमेजेस कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है। क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट का मतलब क्या है? कहता है जितना किया कम से कम उतना तो दो, जितना किया कम से कम उतना तो दो। मान के चलते हैं ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बी है, ये है जी कंस्ट्रक्टर, ठेकेदार है भाई साहब, और ये जो ठेकेदार भाई साहब है ये एक बिल्डिंग बना रहे हैं 4 मंजिली, 1 2 3 4 मंजिली बिल्डिंग बना रहे हैं। अब जी यहाँ पर ए ने बी को कहा कितने टाइम में बन जाएगी, बी ने कहा 1 साल में। ए ने कहा अगर 1 साल में नहीं बनी तो फिर मैं आपसे अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लूँगा। बी ने कहा ठीक है। अब जी 1 साल तक सिर्फ 3 ही मंजिलें बनी थी, चौथी मंजिल नहीं बनी, तो ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि बी के जो ये पैसे लग चुके 3 मंजिल बनाने में ये भी नहीं मिलेंगे, ये तो दो, आगे का मत दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट मुझे पूरा करने का मौका भी मत दीजिएगा, चौथा फ्लोर किसी और को बनाने दीजिए, बट जो मैं बना चुका उसके तो पैसे दो। दैट इज क्वांटम मेरिट। एज मच एज अर्न्ड और रीजनेबल remuneration. It is used where a person claims reasonable remuneration for the services rendered by him when there was no express promise to pay the definite remuneration. Thus, law implies reasonable compensation for the services rendered by a party if there are circumstances showing that these are to be paid for. दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा केस हो सकता है या ऐसा केस हो सकता है जहां पर प्राइस डिटरमाइन नहीं किया गया, या चाहे प्राइस डिटरमाइन नहीं किया गया एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, पर रीजनेबल प्राइस तो दो, जो काम किया मैंने उसके बदले। ठीक है, तो वेयर वन पार्टी हु हैज परफॉर्म्ड पार्ट ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, जैसे यहां 3 मंजिलें बना चुका था बी, इज प्रिवेंटेड बाय द अदर फ्रॉम कंप्लीटिंग इट, तो जी बी मे सू ऑन क्वांटम मेरिट फॉर द वैल्यू ऑफ व्हाट ही हैज डन। ठीक है, तो जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर हमारे पास 3 बेसिकली सब पार्ट है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, एक है जी बेलमेंट एंड प्लेज, और एक है एजेंसी। आपका जो स्टडी मैट है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी कवर किया हुआ है और सीधा फिर एजेंसी कवर किया हुआ है, मतलब बेलमेंट और प्लेज कवर नहीं किया हुआ। लेकिन मैं फिर भी व्हाट इज़ बेलमेंट, व्हाट इज़ प्लेज, ये आपको ज़रूर बताऊंगा ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज तो हो, अगर बाई चांस MCQ आ जाए।
या फिर उस नॉलेज के बेसिस पर इस पार्ट में कोई MCQ सॉल्व करना पड़े तो आप कम से कम वो कर पाए। ठीक है, तो आई थिंक 2 क्लासेस और लगेगी हमारी एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी ओवर। चलिए जी, टेक केयर।